हेलो व्यूअर्स, आई एम इंजीनियर के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स हब। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये अपना टॉपिक है, इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको माइनस और कोफैक्टर का नॉलेज है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं है या कोई कन्फ्यूजन है, टॉपिक क्लियर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं माइनस और कोफैक्टर के वीडियो के लिंक दो वीडियो हैं, उनके लिंक में डाल दूंगा। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। इसके लिए आपको आना चाहिए माइनस एंड कोफैक्टर। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, उसको कैसे निकालना है। तो हमारे जो सिलेबस में है 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकालना है, तो हम उनको करने जा रहे हैं। पहले सीखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। मैट्रिक्स ए है, से नाम दिया मैंने ए, जिसका ऑर्डर 2x2 है। और इधर सेम मैट्रिक्स, नेम सेम है, बस ऑर्डर डिफरेंट है, 3x3। नेम सेम है लेकिन इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए, ए में 2 रो है और 2 कॉलम है, कहने का मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, तो 4 एलिमेंट हो गए। जब 3x3 कहने का मतलब 3 रो, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन, मतलब 3 कॉलम। तो देखते हैं कैसे। तो ये 4 एलिमेंट है 2x2 का। पहले देखते हैं फर्स्ट। 4 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर a11। कोई भी एलिमेंट को अगर मान लो मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसके कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स नहीं है, कोफैक्टर एलिमेंट है, जो कि किसी भी एलिमेंट का निकाला जाता है। तो इंडेक्सिंग देख ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर सेम इंडेक्सिंग है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का के एलिमेंट का कोफैक्टर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड सो ऑन। तो आपको बस आना चाहिए कोफैक्टर निकालना, जो कि आगे मैं एग्जांपल में फिर से समझाऊंगा। अब देखिए, ये जो मैंने ये बॉक्स बनाया है डॉटेड करके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रो दिखा रहा है। ये जो बॉक्स है ये क्या दिखा रहे हैं? रो। तो ये आपका रो 1 है और ये नीचे वाला है आपका रो 2। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये रो हो गया। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, तो उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, मतलब रो को कॉलम बना देना या कॉलम को रो बना देना। ध्यान से सुने, रो को कॉलम बना दे या कॉलम को रो बना दे। तो हम लोग यहाँ पर रो को कॉलम बना रहे हैं। तो यहाँ पर रो 1 है और रो 2 है। तो रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? a11 a12। हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, इसको वर्टिकली लिख देंगे तो ये हो जाएगा a11 और a12। ये हो गया आपका कॉलम 1, कॉलम 1। ध्यान से देखें। फिर ये रो 2 है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन a21 a22, इसको ऐसे लिख दिया, ये हो गया अपना कॉलम 2। मतलब रो बन गए कॉलम, यानी ये ट्रांसपोज निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का। और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। इस तरह से 2x2 का एडजॉइंट निकल गया। आगे देखते हैं 3x3 का। तो सिमिलर वे में 3 रो है और 3 कॉलम है, तो सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिख देना है सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देना है, और ये हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट का कोफैक्टर, सेम इंडेक्सिंग है, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के पोजीशन पे ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिखना है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन करने जा रहे हैं, और डेफिनेशन करने के बाद इस पर प्रॉब्लम करेंगे। अब देखते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन। जैसा कि हम लोगों ने किया, पहले मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज है, वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखते हैं, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, मतलब जो भी मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट निकालना है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है? ट्रांसपोज ऑफ द कैपिटल ए आई जे, मतलब ये कोफैक्टर है, ये कौन सा है? कोफैक्टर है। वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ये स्मॉल ए आई जे मतलब मैट्रिक्स का ये कोफैक्टर है या मैट्रिक्स का एलिमेंट है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए डी जी एड जी, और मैट्रिक्स का नाम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लिया। उसके बाद फिर अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे एडजॉइंट निकालना है। एक 2x2 का करेंगे और एक 3x3 का करेंगे।
एक्सरसाइज 4.5 NCERT 12th क्लास पार्ट 1 बुक का ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो जनरल फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू पोजीशन, मतलब कौन सा रो नंबर है, कौन सा कॉलम नंबर है, इस तरह से। ये देखिए रो 1 है और ये देखिए रो 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो A11 A12 A21 A22 मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो माइनर निकालना आप लोगों को आता है, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। M11 कैसे निकालना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट 1 का, तो 1 का रो और कॉलम ढक देने पर जो एलिमेंट बचेगा वो लिख देना है, क्योंकि 1 by 1 डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से देखिए ये पोजीशन 2 का है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक दिया, बचा हमें मिला 3, तो 3 लिख देना है। उसके बाद फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद मिलेगा 2, मतलब 3 का माइनर क्या हो जाएगा 2। उसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो बचा 1, मतलब 4 का जो है माइनर वो 1 होगा। अब बात करते हैं, ये तो माइनर निकाल लिया। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को ढकने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना हम लोग को माइनर में। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। तो ये इंडेक्सिंग देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर जो रो नंबर होता है और जो सेकंड पोजीशन में जो नंबर है वो कॉलम नंबर होता है। अगर रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने के बाद इवन आ रहा है तो एज इट इज माइनर लिख देना है, और अगर ऑड आ रहा है तो निगेटिव ऑफ माइनर, निगेटिव ऑफ माइनर ऑड रहने पर लिखना है हम लोगों को। तो देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए 1 + 1 2 होता है, यानी M11, 1 + 2 3 जो कि ऑड है तो माइनस ऑफ M12, 2 + 1 3 ऑड है तो माइनस ऑफ M21, और 2 + 2 4 है तो एज इट इज इवन नंबर आ गया तो एज इट इज M22 लिखेंगे। अब देखते हैं इस चीज़ को हम लोग कि M11 का वैल्यू कितना है 4, और जब भी निगेटिव नंबर के आगे लगता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो +3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3। ध्यान से देखें, M12 का वैल्यू 3 है तो -M12 का वैल्यू -3 होगा। इसी तरह से M21 का वैल्यू 2 है तो निगेटिव ऑफ M21 का वैल्यू -2 होगा। M22 का वैल्यू 1 है, एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो ये हो गया कोफैक्टर एलिमेंट। अब कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लेने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। जैसे एलिमेंट का इंडेक्सिंग है उसी तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स का इंडेक्सिंग करेंगे और देखते हैं। तो A11 की जगह 4 लिखना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की जगह वैल्यू पुट कर देना है। A12 की जगह -3 इस पोजीशन पे लिखना है, और उसके बाद फिर A21 की जगह -2 लिखना है, और A22 की जगह पर हम लोगों को +1 लिखना है। सारी वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद फिर जो डेफिनेशन है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है उसका ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखिए, हम रो को कॉलम बना करके ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हो गया आपका रो 1। तो रो 1 को क्या लिखना है आपको, कॉलम 1 में लिखना है। तो ये 4 हो गया और ये -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये सेकंड रो है, ये -2 और 1 है, इसको सेकंड कॉलम बना देना है तो -2 और 1। ध्यान दें, ये डॉटेड लाइन मैंने समझाने के लिए लगाया है, ये ओवल टाइप का शेप, ये राउंड किया मैंने। इसको करने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप सॉल्व करेंगे बिना ये शेप लगाए हुए करेंगे। इसको बस मैंने समझाने के लिए किया था, जो कि अब मैं मिटा रहा हूँ। तो इस तरह से लिखना है, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दिया तो ट्रांसपोज मिल गया। और जैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल गया। एक और शॉर्टकट है इस चीज़ के लिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए, रो नंबर और कॉलम नंबर जो इक्वल मिल रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, और रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि डायगोनल, शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे आप लोगों के, कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है 2x2 का। ये शॉर्टकट सिर्फ 2x2 के लिए, 3x3 के लिए नहीं चलेगा। तो देख रहे हैं, ये जो मैंने सर्किल किया है इसमें जो रो नंबर और कॉलम नंबर, रो नंबर भी 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है, रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 2 है। मतलब ये दोनों जो सर्किल में जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट है, और जो मैंने स्क्वायर शेप में डाला है उसमें रो नंबर और कॉलम नंबर अलग अलग हैं। रो नंबर और कॉलम नंबर अलग अलग होने के कारण क्या करना है कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। अब करना ये है यहाँ पर हम लोगों को कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर देना है, डायगोनल एलिमेंट को
इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट्स में, आप लोग वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं अपना मैथ्स का। तो क्या करना है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। देख रहे हैं ये दोनों एलिमेंट का पोजीशन को चेंज कर देना है। बच गए जो स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप और सर्किल शेप लगाना नहीं है आप लोग को, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस ऐसा करके। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। ध्यान से देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 1 और 4 हैं। 1 और 4 है। देख लीजिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो गया, मतलब पोजीशन को चेंज कर देना। तेरी जगह मैं आ जाऊंगा, मेरी जगह तुम आ जाओगे, इस तरह का काम। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट की। तो ये 2 है और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट 3 है। तो देखिए 2 पोजीशन एज इट इज है, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर मान लो माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। तो ध्यान देना है ये दो चीजों पर, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स और दूसरा चीज चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। अगर प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक पे हम लोग कैसे निकालना है फट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। एक एग्जांपल लिया मैंने मैट्रिक्स बी, जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है एलिमेंट्स का रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो देखिए सर्किल किया है, वो सब डायगोनल एलिमेंट है। B11 का पोजीशन क्या है आपका 1 और B22 का पोजीशन क्या है आपका -3। इसी तरह से B12 ये आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये और ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। स्क्वायर में है आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट और सर्किल में आपके डायगोनल एलिमेंट। तो पहला काम क्या करना है कि हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, यानी 1 की जगह पर -3 हो जाएगा और -3 की जगह पे 1 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर देना है। तो ये 2 है तो -2 हो जाएगा और ये -7 है तो +7 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल सी का। इंडेक्सिंग कर दिया मैंने रो वाइज कॉलम वाइज। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, जब भी हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ सी निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, यानी 3 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 3 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट -5 है तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा +5, और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट 2 है तो साइन चेंज होकर के हो जाएगा -2। इसके बाद हम लोग सीखते हैं 3×3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। तो 3×3 के एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का 4.5 एक्सरसाइज का। ये 3 रो और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में, और हम लोगों को इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, और कोफैक्टर के लिए क्या चाहिए, माइनर्स। तो सबसे पहले हम लोग माइनर्स निकालेंगे। एक बार फिर से मैं माइनर्स निकालना सिखा रहा हूँ। तो M11 यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट किया और यहाँ पर सारी एंट्रीज भर दी 3, 5, 0, 1। आगे मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब ये 1, 2 निकालेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 2, -2, 5, 1। और इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद मिलेगा 2, 3, -2, 0, 2, 3, -2, 0। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, -1, 2, 0, 1 लिख दिए यहाँ पर, -1, 2, 0, 1, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, तो ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम डिलीट कर दिया तो 1, 2 बचेगा और -2 और 1 बचेगा। तो 1, 2, -2, 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, -1 बचेगा, -2, 0 बचेगा, 1। इसी तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम 9 एलिमेंट है, 9 के 9 माइनर हमने लिख दिए यहाँ पर, सारे वैल्यू में पुट कर देना डायरेक्ट। आपको अगर 2×2 का डिटरमिनेंट
सॉल्व करना आता है तो आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं आता तो मैं समझा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 3 × 1 = 3 माइनस 0 × 5 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से आपको जैसे 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं। और ये M21 का वैल्यू हो जाएगा -1, M31 का वैल्यू हो जाएगा -11, M12 का वैल्यू हो जाएगा 12 और M22 का वैल्यू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेना है 2 वैल्यू डिटरमिनेंट का। और ये आपका माइनर निकल गया। एक बार माइनर निकल गया, सारे माइनर को इकट्ठा एक जगह लिख लेते हैं और उसके बाद फिर तुरंत कोफैक्टर मिल जाएंगे। और कोफैक्टर मिल जाने के बाद हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे एंड देन ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होगा इस मैट्रिक्स का। वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से कोशिश करें, ट्राई करें। सारे माइनर्स को मैंने एक जगह इकट्ठे लिख दिया है, रो वाइज कॉलम वाइज करस्पॉन्डिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे ये मैट्रिक्स है उसी तरह से माइनर्स मैंने लिखे हैं, बस सेपरेट कर दिया है सारे माइनर्स को कॉमा से। अब देखते हैं माइनर्स निकल गया है तो कोफैक्टर भी आसानी से निकल जाएंगे। कोफैक्टर का क्या रूल है, अगर रो नंबर और कॉलम नंबर ऐड करके इवन आता है तो एज इट इज माइनर के इक्वल लिखना है, और अगर ऑड आता है तो नेगेटिव ऑफ माइनर के इक्वल लिखना है। तो ये वाला केस इवन नंबर यानी एज इट इज माइनर 3, ये 1 + 2 ऑड हो गया तो अपोजिट ऑफ माइनर -12, 1 3 अगेन इवन तो 6 हो जाएगा। 2 1 देखिए ऑड आ रहा है तो -1 का +1 लिखना पड़ेगा। 2 2 इवन आ रहा है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 5। 2 3 5 जो कि ऑड है तो अपोजिट साइड -2 का अपोजिट साइड +2। ये 3 1 3 + 1 4 यानी इवन नंबर है, इवन नंबर है तो सेम साइन -11। 3 + 2 5 ऑड नंबर है, अपोजिट साइन लेना है तो +1 है तो -1 होगा। 3 + 3 6 इवन है तो सेम साइन लेना पड़ेगा, मतलब कि 5 लेंगे। तो ये हो गया, निकल गए अपने कोफैक्टर। कोफैक्टर निकल जाने के बाद हमें एज इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देना है। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन देख ले, 3 -12 एंड 6 ये हो गया फर्स्ट रो अपना। फिर अपना सेकेंड रो हो गया 1 5 2, तो सेकेंड रो लिख दिया 1 5 2। और थर्ड रो क्या हो जाएगा आपका -11 -1 5। अब देखते हैं हम लोग रो 1 के एलिमेंट 3 -12 6 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन बना देना है यानी कॉलम बना देना है। ये अपना पहला कॉलम जो है वो 3 -12 और 6 होगा। अब बात करते हैं दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 5 2, इस तरह से ट्रांसपोज लिखेंगे। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -11 -1 और 5। तो ये निकल गया आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कि एडजॉइंट हो गया। इस तरह से हम लोग 3/3 का एडजॉइंट निकालेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बिहाफ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को NCERT बुक से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 फिर से रिवाइज करना है आप लोगों को। और एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 4.5 का है और एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 23 करना है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी को लेकर के। इसके प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है और उसके बाद इनवर्स सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।